हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री का टीचर मैं महेंद्र रघुवंशी। कल हमने जो बात की थी प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात चल रही थी। बायोकेमिस्ट्री ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की बात चल रही थी। कार्बोहाइड्रेट्स में हम देख रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। ओल्ड डेफिनेशन आपने देखी थी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक। दूसरा फिर हमने बात की थी कि ये CxH2O ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, ये इनका जनरल फार्मूला था, लेकिन ये ओल्ड डेफिनेशन थी। लेटेस्ट डेफिनेशन या आधुनिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बात की थी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रकाशिक रूप से सक्रिय और पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड कीटोन जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया था कार्बोहाइड्रेट का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि याद करना है। इसमें आपने देखा था कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड देखे थे और पॉलीसेक्राइड देखे थे। ओलिगोसेक्राइड में आपने देखा था मोनोसेक्राइड में आपने देखा था ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड आ गए थे। डाइसेक्राइड में आपने देखा था डाइसेक्राइड में आपने सुक्रोज देखा था, माल्टोज देखा था और लैक्टोज देखा था। ठीक। और पॉलीसेक्राइड में हमने बात की थी। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, इसमें आपने देखा था स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, गम होता है। ये आए थे काय में, पॉलीसेक्राइड में। इनके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार काम में आने वाले हैं। अच्छा, एक बार मोनोसेक्राइड क्या होते हैं जो फर्दर और छोटे कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड नहीं होते हैं। ओलिगोसेक्राइड 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो सकते हैं और पॉलीसेक्राइड मोर देन 10 या 1000 तक से भी और ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तब। ये हमने जनरल बात की थी, एक क्लासिफिकेशन ये देखा था। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के आधार पे हमने क्लासिफिकेशन देखा था। टेस्ट के आधार पे आपने देखा था शुगर और नॉन शुगर देख लिए थे। फिर अगला क्लासिफिकेशन आपने देखा था रिडक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन। उसमें आपने देखा था रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपने देख लिया था, जो कि इंपॉर्टेंट थी। रिड्यूसिंग शुगर में कौन आते थे, मोनोसेक्राइड आते थे और डाइसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज उसमें नहीं आता था। नेक्स्ट हमने बात की है कि इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कौन आता है, सुक्रोज आता है और कौन आता है, सभी पॉलीसेक्राइड आ जाते हैं। ठीक। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब हम फिर से जो क्लासिफिकेशन आपने किया था मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, उसकी तरफ चलते हैं। और उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, मोनोसेक्राइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं उसको आप नोट भी करते चलें, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। प्रॉपर नोट्स बनाएं आप। पर डे जो आपको बताया जा रहा है उसको आप बिल्कुल रटें। कंटेंट पे ध्यान दें आप, बिल्कुल कंटेंट आपको बिल्कुल सही मिलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल आप तक पहुँचे, ऐसा मेरी कोशिश है। ठीक। तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, these types carbohydrate cannot be further hydrolyzed to simpler unit। ठीक। मीन्स हिंदी में आप लिखना चाहें तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करके और छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं बदला जा सकता। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको जल अपघटन करके और छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं बदला जा सकता, उन्हें हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक। तो ये मोनोसेक्राइड होते हैं। अब मोनोसेक्राइड के नोमेनक्लेचर करने के लिए, नोमेनक्लेचर हम करें तो मोनोसेक्राइड का नोमेनक्लेचर में 2 भागों में इसको बांटा गया है। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण इसका 2 भागों में किया गया है। एक होते हैं एल्डोज और एक होते हैं कीटोज। एक क्या होते हैं, एल्डोज, एक होते हैं कीटोज। एल्डोज क्या होता है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप आता है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। या फिर और CHO को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये ऐसा भी बन सकता है CHO, ये दोनों एक ही होते हैं। CHO, ये भी CHO है। ठीक। तो ये क्या होता है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए इसको एल्डोज बोलते हैं। एल्डोज मतलब एल्डिहाइड, ओज का मतलब होता है शुगर, जो टेस्ट में मीठा होता है उसको शुगर बोलते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, एल्डोज। ठीक। तो एल्डोज में एल्डिहाइड होता है और ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये दोनों एल्डिहाइड हो गया, तो ये एल्डिहाइड होता है, उसको एल्डोज बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है, कीटोज। कीटोज रहता है जिसमें कीटोन पाया जाता है। कीटोन किसको बोलते हैं, CO को। CO क्या होता है, कीटोन होता है।
या फिर कीटोन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं CO, ऐसा भी लिख सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जैसा कि आपको पता है। ठीक, तो क्या होता है, दो भागों में इसको क्लासीफाई किया गया है, एक एल्डोज होता है और एक कीटोज होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के बनने के लिए मिनिमम कार्बन की संख्या जो चाहिए वो कितनी होती है, 3 से कम में वाला कार्बन, 3 से कम वाला जो कंपाउंड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो ये क्या होता है, जैसे जिसमें 3 कार्बन है, ठीक, तो जिसमें 3 कार्बन रहेंगे उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको बोल देंगे एल्डो ट्राईओस। ऐसी 4 कार्बन है तो एल्डो टेट्राओस, 5 कार्बन है तो एल्डोज पेंटोस, 6 कार्बन है तो एल्डो हेक्सोस। ऐसे ही अगर वो कीटोन है, 3 कार्बन वाला और कीटोन है तो इसको बोलेंगे कीटो टेट्राओस, कीटो ट्राईओस। 3 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 4 कार्बन वाले को बोलेंगे टेट्राओस, 5 कार्बन वाले को पेंटोस और 6 कार्बन वाले को हेक्सोस। अगर कीटोन ग्रुप है, CO ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, CO ग्रुप है तो कीटो लगा देंगे, और CHO ग्रुप है तो क्या बना देंगे, एल्डिहाइड लगा देंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। आप आगे देखेंगे ग्लूकोज की हम बात करने वाले हैं, ग्लूकोज में ये पाया जाता है और ये फ्रक्टोज में पाया जाता है, तो इसमें फ्रक्टोज की बात करने वाले हैं। ठीक, तो ये इसका नोमेनक्लेचर होता है। इसमें 2 चीज़ें एक मेन ध्यान रखने वाली है कि एक तो 3 कार्बन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, 3 चाहिए। ऐसी पेंटोज हो गया, हेक्सोज हो गया, हेक्टोज भी हो सकता है, ऑक्टोज भी हो सकता है होने को। ठीक, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों CO ग्रुप, इसमें भी CO होता है, CO इसमें भी है एल्डोज में, और इसमें भी CO ही होता है। ये दोनों को क्या बोलते हैं, जिसमें CO ग्रुप पाया जाता है इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। तो एल्डिहाइड और जो कीटोन रहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में और कीटोन ग्रुप में दोनों को में CO पाया जाता है, इसलिए इसको कार्बोनाइल भी बोलते हैं। ये आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक, तो इसका अपन टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपने एक तो मोनोसेक्राइड क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख ली और मोनोसेक्राइड के क्या देख लिए हैं, क्लासिफिकेशन देख ली। ठीक, नेक्स्ट हम अब बात करने वाले हैं, पहला जो इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड हमारा है उस मोनोसेक्राइड का नाम है ग्लूकोज। उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे, अब ग्लूकोज की बात करने वाले हैं। आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको याद करते जाइए, याद आप करेंगे तो आगे आपको जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप उनको एकदम याद करते जाएं अच्छे तरीके से। याद आप करेंगे तो आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, और एग्ज़ाम के हिसाब से अगर हम देखें तो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम्पल ही पेपर में आते हैं। ठीक, अब पहले हम बात कर रहे हैं, इसकी बात करेंगे मोनोसेक्राइड में जो हमारे सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्लूकोज। तो हम ग्लूकोज की बात करेंगे। चलिए आइए, तो अब हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, आपने देखा है ग्लूकॉन डी सबने खाया है, बचपन में ग्लूकॉन डी सबने खाया है। तो ग्लूकोज जो रहता है वो शुगर के समान क्रिस्टलाइन होता है, दानेदार होता है, और टेस्ट में कैसा होता है, मीठा होता है। ग्लूकोज जो होता है उसका जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो ये होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज होता है। पहले अपन, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट लोगे, अणुभार लोगे तो कितना आता है, 180 आता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाता है, 180। ठीक, अब अगली हम बात करें इसमें, सबसे पहले हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर जो रहता है इसका CHO इस टाइप से बनाते हैं, 6 कार्बन होते हैं इसमें और OH पाए जाते हैं। ये OH पाए जाते हैं। ठीक, ये OH है और CH2OH, ये ग्लूकोज होता है। इसको हम और सिंपल तरीके से आगे लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैं उसका स्ट्रक्चर ऐसा भी बनाऊंगा, CH और OH जो 4 हैं मैं उनको 4 को ऐसा होल्ड करूंगा, और क्या लिखेंगे अपन, CH2OH ऐसा भी लिखेंगे।
ठीक। अब ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में हम देखने वाले हैं, एक तो क्या होता है CHO ग्रुप पाया जाता है। ये कैसे पाए जाते हैं हम इसकी भी बात करेंगे कि पता कैसे चला, इसकी भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं, एक तो क्या है एल्डिहाइड ग्रुप होता है और OH कितने होते हैं इसमें, कितने OH हैं, 5 OH हैं। अब इसमें क्या होता है, किरल कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, ये किरल कार्बन होते हैं। किरल कार्बन क्या होते हैं, कल हमने बात की थी, किरल कार्बन होते हैं इसमें 4 किरल कार्बन पाए जाते हैं। किरल कार्बन का मतलब होता है जिसमें चारों समूह डिफरेंट जुड़े हुए होते हैं। ये भी किरल हो जाएगा, ये भी किरल है, ये भी किरल है, ये भी किरल है, ये 4 किरल कार्बन होते हैं इसमें ग्लूकोज में। ठीक। एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्कोहल ग्रुप कितने होते हैं, एल्कोहल ग्रुप होते हैं इसमें 5 एल्कोहल ग्रुप होते हैं। अब 5 एल्कोहल ग्रुप होते हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि एल्कोहल में ये जो एल्कोहल है ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। ये वाले जो एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल क्यों होता है, क्योंकि जो एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही एक से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन होता है। तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल OH ग्रुप क्या होता है, 2 डिग्री कहलाता है। तो इसमें ये 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक। क्यों, ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन कैसे होता है, क्योंकि ये इधर वाले कार्बन से भी जुड़ा है और इधर वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसको 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और सेकेंडरी कार्बन से जो OH जुड़ता है वो 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल होता है। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। सेकेंडरी एल्कोहल ये भी है, ये भी है सेकेंडरी एल्कोहल, और ये भी सेकेंडरी एल्कोहल है, और ये भी सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी एल्कोहल इसमें कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारीकी से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो जल्दबाजी में गलत हो सकती है और हम समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल उसको ध्यान से समझें। तो ये 1 डिग्री कार्बन होता है इसमें एक, और 4 होते हैं 2 डिग्री कार्बन ग्लूकोज में, और एक क्या होता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप को CO ग्रुप भी आप बोल सकते हो। इसको आप चाहे तो इस टाइप से भी बना सकते हो, मैं ऐसा भी बना सकता हूँ। इसमें ये क्या होता है, ये CO होता है और ये H होता है, ऐसा ही बना सकता हूँ, तो ये कार्बन भी है। ठीक। अब हम ग्लूकोज में बात करें तो सबसे पहले ग्लूकोज में चाहो तो आप लिखने के लिए क्या लिख सकते हो, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कितने होते हैं, 1, दूसरा 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल बराबर ग्रुप कितने होते हैं 4, 2 डिग्री एल्कोहल है। और नेक्स्ट क्या होता है इसमें 1 डिग्री एल्कोहल कितने हैं, 1 डिग्री एल्कोहल बराबर कितने हैं, 1 है। ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी आज तक आया तो नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं पता आ सकता है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, नहीं हम जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान देखें। ठीक। अब हम बात कर रहे हैं जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज के बारे में 4-5 बातें कर लेते हैं। इसका नाम जो है, इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सबसे पहले इसको बोला जाता है, ग्लूकोज को बोला जाता है हेक्सोज। हेक्सोज बोलने का रीज़न क्या है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, हेक्सोज बोलते हैं। ठीक। दूसरा इसका नाम है एल्डोज। एल्डोज क्यों पड़ गया इसका नाम, क्योंकि इसमें पाया जाता है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, एल्डोज। ठीक। अगला इसका नाम जो रहता है वो होता है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर इसका नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि ये काय में पाया जाता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है, हमें इससे एनर्जी मिलती है, तो इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं। दूसरा ये फ्रूट्स में भी पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। अंगूर में पाया जाता है, इसलिए इसको अंगूर की शर्करा भी बोला जाता है। ठीक। नेक्स्ट इसका और नाम क्या होता है, इसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, डेक्सट्रोज शुगर भी बोलते हैं। जैसे आप बोतल लेके जाते हो, बोतल चढ़ती है, बीमार हो जाते हैं, तो बोलता है डॉक्टर, बोलता है डेक्सट्रोज ले लो। डेक्सट्रोज मतलब होता है ग्लूकोज। इसको डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट जो रहती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्लेन पोलराइज लाइट जो रहती है, इसको अपन शॉर्ट PPL बोलेंगे आज के बाद।
प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्या करता है, प्लस में 52.5 डिग्री से क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो बोलते हैं। ये डेक्स्ट्रो रोटेटर ही होता है, ठीक। इसमें करल कार्बन पाए जाते हैं। इसमें प्लेन पोलराइज लाइट जैसे ही पड़ता है तो ये क्या करता है, घड़ी के कांटों की दिशा में उसको घुमा देता है, इसलिए इसके नाम के आगे क्या लग जाता है, डी बोलते हैं इसको। अब आगे बात करेंगे, इसको डी फॉर्म दिया जाता है। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देता है, घड़ी के कांटों की दिशा में घुमा देता है। तो ये ग्लूकोज के क्या क्या नाम थे ये हमने देखा। ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने देखा, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। फिर ग्लूकोज जो रहता है वो उसका हमने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक। स्ट्रक्चर में हमने ये देख लिया कि एल्डिहाइड पाया जाता है ग्रुप 2 डिग्री, एल्कोहल पाए जाते हैं 4, 1 डिग्री एल्कोहल पाया जाता है 1। इसके बाद ये इसके नाम जो है वो हम रख रहे हैं। इसका नाम क्या रखा है, 6 कार्बन है, हेक्सोज बोला जाता है, एल्डोज बोला जाता है, ब्लड शुगर बोला जाता है, ग्रेप शुगर बोला जाता है, डेक्सट्रोज बोला जाता है। ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को 52.5 डिग्री से घड़ी के कांटों की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, ठीक। क्यों घुमा देता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है किरल कार्बन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिन लोगों ने पढ़ ली उनको पता है, जिनमें नहीं पढ़ी है हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये ग्लूकोज की हमने अभी जनरल बात की, कौन कौन सी, कि ग्लूकोज क्या होता है, ये मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है, ठीक। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो हमने देख ली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, उसकी अब बात करने वाले हैं। चलिए अब हम देख रहे हैं ग्लूकोज के नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज का नामकरण कैसे रखा गया है, ग्लूकोज का नाम कैसे रखा गया है। तो देखिए ग्लूकोज को का नामकरण जो बेस रखा गया है, 2 नोमेनक्लेचर के तरीके होते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल। तो पहले मैं आपको नोमेनक्लेचर और ग्लूकोज के पहले 2 स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये 2 स्ट्रक्चर हैं किसके, ग्लिसरॉल्डिहाइड के। ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक। इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये जो कार्बन है ये किरल कार्बन है, चारों समूह अलग अलग जुड़े हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं अपन ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो रहता है इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका नोमेनक्लेचर में डी जो आया है वो काय से आया है, यदि किसी में ये कहाँ है, एच से ओ एच इस साइड है, मतलब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ओ एच किरल कार्बन वाला ओ एच लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक। या कभी कभी कोई एच से भी कर सकते हैं कि वो इधर राइट हैंड साइड है, सॉरी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक। और ये लेफ्ट हैंड साइड है एच, ठीक। तो ओ एच अगर इस साइड है, कहने का मतलब ये है, तो क्या कहलाएगा, जो ओ एच इधर है तो इसको बोलेंगे डी, और ओ एच की पोजीशन अगर उसके अपोजिट है तो इसको क्या बोलेंगे, एल, ठीक। काय पे, किरल कार्बन पे। तो इसी के आधार पर, ग्लिसरॉल्डिहाइड के नाम के आधार पर, इसी के बेस पर ग्लूकोज का भी नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक। कैसा नोमेनक्लेचर होता है, पहले हम उसका ओपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ग्लूकोज के पहले ओपन स्ट्रक्चर की बात करना है, स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। देखिए स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये होता है CH2OH, OH, H, OH, H, OH, H, OH, H और CH2OH। 5 OH हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक। इसका नाम जो रहता है वो होता है डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। इसका नाम डी ग्लूकोज कैसे पड़ गया, इसका नाम कैपिटल डी ग्लूकोज है। तो पहले मैं बता दूं आपको डी ग्लूकोज का मतलब होता है, इसका नोमेनक्लेचर। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 4 किरल कार्बन है, तो कौन से किरल कार्बन से हम बात करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, अपन जो नंबरिंग करते हैं वो एल्डिहाइड ग्रुप से नंबरिंग करते हैं। इसको पहला कार्बन बोलते हैं, इसको दूसरा कार्बन बोलते हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको 5 और इसको 6। ये 6 कार्बन होते हैं किसमें, ग्लूकोज में, ठीक। तो इसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं, 6 कार्बन पाए जाते हैं। तो 6 कार्बन पाए जाते हैं, इनमें से नंबरिंग ऊपर से करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप
जो प्रायोरिटी के आधार पर IUPAC की प्रायोरिटी जो रहती है उसके आधार पर उसको ऊपर रखा जाता है। ध्यान से समझते चलना है आपको। इसमें जो लास्ट वाला किरल कार्बन है, अब किरल कार्बन कितने हैं, ये 1 2 3 4, तो जो लास्ट वाला किरल कार्बन होता है, ये लास्ट वाला जो किरल कार्बन है, इस किरल कार्बन में OH कौन सी पोजीशन में है, इस साइड पोजीशन में है, इसलिए इसका नाम है डी ग्लूकोज। आरेगा समझ। तो ये डी ग्लूकोज होता है, इसका इस साइड से लास्ट वाले किरल कार्बन पर OH की पोजीशन क्या है, तो ये डी ग्लूकोज हो गया। अब डी ग्लूकोज का भी हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या है, जैसे आप कौन सा CHO, ये सेकंड वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पर अगर आपने OH की पोजीशन बदल दी, सेकंड वाले कार्बन पर आप OH की पोजीशन को बदल रहे हैं, कौन से वाले कार्बन पर, सेकंड नंबर वाले कार्बन पर, ठीक, सेकंड नंबर वाले कार्बन पर OH की पोजीशन बदल दी है आपने। लास्ट वाला किरल कार्बन वही का वही है, लेकिन सेकंड वाले पे आपने ये बदल दी, तो लास्ट वाला वही है तो नाम तो डी है, लेकिन अगर सेकंड वाले कार्बन किरल कार्बन पर OH की पोजीशन इस साइड से इस साइड हो गई, ये पहले इस साइड थी अब इस साइड हो गई, कौन से वाले कार्बन पर, सेकंड वाले कार्बन पर OH की पोजीशन बदली है, ये ध्यान रखना है। तो इसका नाम होता है मैनोज, ये इसका नाम क्या हो गया, मैनोज। तो ये डी ग्लूकोज है और ये डी मैनोज, ठीक। डी ग्लूकोज और डी मैनोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, और इनको दोनों को आपस में क्या बोलते हैं हम, इपीमर, इपीमर्स। हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे हम, इपीमर्सी लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इपीमर्सी पेपर में आता है। तो क्या है, डी ग्लूकोज और डी मैनोज एक दूसरे के क्या होते हैं, इपीमर होते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है, सेकंड वाले कार्बन पर OH की पोजीशन क्या हो जाती है, बदल जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, इपीमर हो जाते हैं, ठीक, डी ग्लूकोज और डी मैनोज, ठीक। ये बात तो आपने ध्यान रख ली। एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, मैंने सेकंड वाले कार्बन की बात की है, थर्ड वाले कार्बन पे भी बदल सकता है, फोर्थ वाले कार्बन पे भी बदल सकता है, ये आपस में इपीमर ही रहेंगे, लेकिन इसका नाम मैनोज नहीं रहेगा। मैनोज हम कब बोल रहे हैं, जब सेकंड वाले कार्बन पर पोजीशन बदल रही है तब, ठीक। तो ये डी ग्लूकोज और कैपिटल डी ग्लूकोज और डी मैनोज एक दूसरे के क्या है, इपीमर है, ठीक। अब अगली हम बात करने वाले हैं, तो आपको ये एक तो इपीमर क्या होते हैं ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड वाले कार्बन पर या सेकंड के बाद किसी भी कार्बन पर, इनमें से किसी भी कार्बन पर OH की पोजीशन बदल जाए इसके कंपैरिजन में इसकी, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इपीमर कहलाते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इपीमर क्या होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक, कि ये क्या होते हैं, डी फॉर्म कैसे डिसाइड किया है, डी इधर भी लगाया मैंने, डी इधर भी लगाया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डी दोनों साइड लगाया है। डी हम कैसे डिसाइड किया है, डी डिसाइड किया है लास्ट किरल कार्बन में OH की पोजीशन से। ये दोनों बातें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो ये ग्लूकोज का कौन सा ओपन स्ट्रक्चर था, ठीक। अब अगली हम बात करना है कौन सा स्ट्रक्चर, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो हार्वर्ड नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज के कौन से स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। ग्लूकोज का नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसे हार्वर्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। हार्वर्ड स्ट्रक्चर, हार्वर्ड संरचना, ये वैज्ञानिक हैं, इनने हार्वर्ड नाम के वैज्ञानिक हैं, इनने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया है, इसे बोलेंगे अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर या हार्वर्ड स्ट्रक्चर। ये इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर आजकल क्वेश्चन आ रहा है। हार्वर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है, देखो जरा, इनने क्या किया है, ये एक पायरेन रहता है, पायरेन के स्ट्रक्चर को बेस मानकर, ये है पायरेन, ये क्या कहलाता है, पायरेन, ये पायरेन कहलाता है, ठीक। इसमें क्या होती हैं, ये जो यहाँ पे हैं, ये कितने कार्बन है, 5 तो इसमें कार्बन है। इस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू, कार्बन की संख्या बराबर क्या है, 5, और नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 1। ठीक, ये ध्यान रखना है। पायरेन जो रहता है इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन है इसमें 5। रिंग की बात कर रहा हूँ, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ठीक, तो ये पायरेन है। इस पायरेन को बेस मानकर 2 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं ग्लूकोज के, जिन्हें हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, तो मैं पहला स्ट्रक्चर देखें जरा कैसा होता है। ये ऑक्सीजन इधर आ जाता है, ये वाला आपको बस देखना है, याद नहीं करना है इनको। OH H OH इधर H OH इधर H इधर OH और H इधर H। एक कार्बन जो है वो रिंग के बाहर है, OH। ठीक, एक तो ये स्ट्रक्चर है। दूसरा सेम स्ट्रक्चर इसका होता है बिल्कुल, बस एक फर्स्ट कार्बन पर मैं बताऊंगा फर्स्ट कार्बन कौन सा है। उस कार्बन पर ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर OH की पोजीशन इधर है और H नीचे है। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, बाकी सारी चीज़ें वही की वही है। OH H और ये H CH2OH, ये सब ऐसा कैसा है। नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये जो कीटोन जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो बीच में आ गया और ये नंबर 1 कार्बन है, कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन नंबर 1 में OH की पोजीशन अगर नीचे है, इस साइड है, तो इसको बोला जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, या इसको बोलते हैं अल्फा डी पायरिनोज। पायरेनोज बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये पायरेन के स्ट्रक्चर को बेस लेकर बनाया गया है। इसको अल्फा डी पायरेनोज भी कहा जाता है। इसका नाम ये, इसमें OH ऊपर होता है ओनली, दोनों में बाकी सारी चीज यही है, तो इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज, या इसको भी क्या बोलेंगे, पायरेनोज। पायरेनोज दोनों है, पायरेनोज स्ट्रक्चर है, बस इधर क्या है OH इधर आ गया है और OH इधर आ गया है। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो रहते हैं वो एक दूसरे के होते हैं एनोमर्स। इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या होते हैं, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। ठीक, और डी ग्लूकोज और डी मेनोज वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के एपिमर होते हैं। ठीक, तो ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने देखा है, जिसमें ग्लूकोज में आपने देखा साइक्लिक स्ट्रक्चर, हार्वर्थ स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है। ये किसको, पायरेन जो रहता है उसको आधार मानकर, बेस मानकर इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक, इस रिंग में रिंग में कॉर्नर्स कितने हैं, 6 कॉर्नर्स हैं, लेकिन 5 क्या है इसमें कार्बन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन एटम है। ठीक, ग्लूकोज का ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज। इसमें OH की पोजीशन को आपको ध्यान देना है। OH की पोजीशन इधर है, पहले कार्बन पर OH की पोजीशन बदल जाती है तो अल्फा डी और ये हो जाता है बीटा डी, ये दोनों एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। ठीक, तो ये ग्लूकोज की हमने स्ट्रक्चर देखी। ठीक, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड जो रहता है वो साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है। एल्डिहाइड का जो O रहता है ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है। तो आपने अभी ग्लूकोज के बारे में क्या क्या स्ट्रक्चर की देख ली है हमने, ग्लूकोज क्या होता है, उसके बेसिक नेम वगैरह क्या है, जनरल नेम क्या होते हैं, ये देख ली है। ठीक, अब अगली हम जो ग्लूकोज की बात करने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन करने हैं अच्छे तरीके से। और अगली हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इसमें ग्लूकोज की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, और उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो उनकी हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले थे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के बनाने की विधियों की बात करने वाले हैं। ठीक, तो ग्लूकोज को बनाने के लिए सबसे पहले 2 मेथड अपन देखने थे जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, सबसे पहले एक होता है सुक्रोज। सुक्रोज जो रहेगा वो होता है C12H22O11। सुक्रोज
सुक्रोज जो रहता है इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस मतलब इसकी जल से रिएक्शन कराएंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, ठीक। इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में आप HCl ले सकते हो और H2SO4 ले सकते हो, HCl और H2SO4। ये दो सब यूनिट में टूट जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये बन जाएगा ग्लूकोज और ये बन जाएगा फ्रक्टोज। तो ये क्या है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं सुक्रोज का। तो एक तो मेथड ये हो गई जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक। दूसरी मेथड अपन ले सकते हैं स्टार्च होता है C6H10O5 का होल N, ये है स्टार्च। इसका भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम वही एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में मतलब कोई भी एसिड ले सकते हो आप, HCl वगैरह। इसमें आपको 390 केल्विन के अप्रोक्स टेम्परेचर लेना पड़ेगा, ठीक। और इसमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज बन जाते हैं, n मतलब बहुत सारे हज़ारों की संख्या में रहते हैं ये, ठीक। तो ये क्या होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज बन गए। ये ग्लूकोज बनाने की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने देखी। ग्लूकोज कैसे बना सकते हैं आप, एक तो बना सकते हैं सुक्रोज से। सुक्रोज का मतलब होता है गन्ने की शर्करा, गन्ने का रस, शुगर कैन जो रहता है उसका रस जो रहता है वो रहता है। दूसरा हम स्टार्च से बना सकते हैं। स्टार्च क्या होता है आपको पता है, पोटैटो से मिल जाता है, वीट्स वगैरह रहता है, गेहूँ राइस जो रहता है उससे भी मिल जाता है। इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस करके, ठीक, और एसिडिक मीडियम में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो ये दो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ग्लूकोज की। नेक्स्ट हम बात करें अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वैसे तो एग्जाम में आती नहीं है, फिर भी आपने ग्लूकोज देखा ही है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप देखना चाहें तो ग्लूकोज आपने देखा है, उसको आप ध्यान कर लें तो आपको इजीली उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, भौतिक गुण हैं, जो भौतिक गुण हैं वो आपको पता चल जाएंगे। जैसे आप देखते हो ग्लूकोज जो रहता है वो सॉलिड होता है, ठोस होता है, ठीक, वाइट होता है, सफ़ेद होता है, और कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक। क्रिस्टलाइन मतलब दानेदार होता है। दूसरा ये कैसा होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, जल में आप देखते हैं आसानी से घोल के हम पीते ही हैं, ठीक। तो सॉल्युबल इन वाटर होता है। दूसरा टेस्ट में कैसा होता है, ये मीठा होता है। तो स्वीट टेस्ट कैसा होता है इसका, स्वीट होता है, मीठा होता है इसका टेस्ट। तो ये हमने आज क्या बात कर ली है, ये हमने बात कर ली है ग्लूकोज की। एक तो आपने देखे कि ग्लूकोज क्या है, फिर उसके आपने नोमेनक्लेचर देखे, डी ग्लूकोज क्या है, डी मेनोज क्या है, एनोमर क्या होते हैं, एपीमर क्या होते हैं, ये आपने देख लिया। और मोनोसेक्राइड की हम बात कर रहे हैं, ये मोनोसेक्राइड के अंतर्गत चल रहा है। इसके बाद इसकी हम देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ देखने वाले हैं वो देखेंगे कल। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे ग्लूकोज की, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब तक ये जो आपको पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे से याद करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर जाके या अपना जो ग्रुप है उस पर जाके कोई भी जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपके पास प्रॉपर इसके नोट्स होना चाहिए, और आज आप जो पढ़ रहे हो वो कल तक आपको याद होना चाहिए, तभी आपको पढ़ने में ठीक लगेगा, ठीक। थैंक यू, जय हिंद।